करंट डेंसिटी। बेसिकली मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन मटेरियल साइंस इसका कंसेप्ट स्टडी करवाया है और इस पे भी मैंने 4 to 5 टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं जो हमारे एमएफटी के सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए उन पे आज हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है, इन अ सर्टेन रीजन j इज इक्वल टू 3r स्क्वायर cos थीटा ar माइनस r स्क्वायर sin थीटा a थीटा, फाइंड द करंट क्रॉसिंग द सरफेस डिफाइंड बाय थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाई 0 से 2 पाई है आपका और जो r है वो आपका 0 से 2 है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द करंट क्रॉसिंग द सरफेस। सरफेस यहाँ पर डिफाइंड है। अगर आप सरफेस को यहाँ बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है जबकि फाई और आर दोनों ही वेरिएबल हैं। दैट मींस आपका जो थीटा है, थीटा आपका क्या है, थीटा आपका कांस्टेंट है। और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सरफेस के केस में डिफरेंशियल सरफेस आप कैसे लेते हैं। डिफरेंशियल सरफेस आप इस तरीके से लेते हैं, ds इज इक्वल टू, आपको पता है सरफेस के केस में आपके दो वेरिएबल होते हैं, देख सकते हैं दो आपको वेरिएबल गिवन है और एक कांस्टेंट होता है। तो देख सकते हैं थीटा कांस्टेंट है और जो कांस्टेंट होता है वही डायरेक्शन होता है। ये मैंने आपको बहुत बार प्रीवियस चैप्टर्स में सिखाया हुआ है। तो यहां पर आपका डायरेक्शन क्या होगा, a थीटा, और वेरिएबल क्या क्या है आपके dr और d फाई। ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। यहां पर आप देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जब भी हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं हमें ट्रिक पता होनी चाहिए। ये मैं लगभग हर एक लेक्चर में बोलता हूं। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग यहां पर आपका कुछ और फैक्टर आएगा, वो फैक्टर हमें लिखना होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपका क्या है, a थीटा है, ठीक है। अगर यहां पर a थीटा है तो सामने क्या आएगा आपका r साइन थीटा। तो यहां पर आप मेंशन कर दीजिए r साइन थीटा। तो मैं प्रॉपर वे में मेंशन कर देता हूं, r साइन थीटा dr d फाई a थीटा, ठीक है ना। बेसिकली हमने यहां पर क्या लिखा है, हमने यहां पे लिखा है h1 s3, h1 1 होता था और s3 r sin थीटा होता था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ट्रिक वाली वीडियो को जरूर वॉच करिए, उसके बिना आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे ईएमएफटी का कोई भी टॉपिक, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई है। तो वैसे ds का ये फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला अपने कॉपी में देख सकते हैं, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो यहां से जो आपने ds मेंशन कर दिया है, अब आपको ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको निकालना क्या है I और आपको गिवन क्या है J। तो बहुत इजी है, करंट डेंसिटी आपको गिवन है J, आप जानते हैं नोटेशन। तो J क्या होता है आपका, J होता है करंट अपॉन एरिया, मतलब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको J गिवन है और आपको I निकालना है तो आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप क्या मेंशन करोगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J डॉट ds, ठीक है ना। आप देख सकते हो J आपका एक वेक्टर है, ds भी आपका एक वेक्टर है, डायरेक्शन आपको गिवन है। जब आप J डॉट ds करोगे आपको आंसर मिल जाएगा करंट का, क्लियर। सो यहां पर आपको डबल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। लिमिट्स आपकी क्या क्या है, पहले अगर r की लिमिट की बात की जाए 0 से 2 और फाई की क्या है 0 से 2 पाई, r sin थीटा dr d फाई, ये आपका ds हो जाएगा। और यहां पर आप देखो एक इंपॉर्टेंट बात, J डॉट ds करना है ना, तो a थीटा डॉट ar या ar डॉट a थीटा ये तो 0 होगा, हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और a थीटा डॉट a थीटा 1 होगा। दैट मींस सिर्फ ये वाला टर्म आने वाला है। तो ये वाला टर्म कितना है, देखो आप, माइनस साइन को मैं बाहर लिख देता हूं, r स्क्वायर साइन थीटा, ये आपने लिख दिया। उसके बाद क्या क्या है, r साइन थीटा dr d फाई, ठीक है। तो देखो ये जो r है उसके कारण r क्यूब हो जाएगा और एक और साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर आप मेंशन कर दोगे dr d फाई। ये क्लियर अच्छे से। तो यहां से अब आप समझो क्या लिख सकते हो आप, जो r क्यूब है आपका, r क्यूब का इंटीग्रेशन होगा, dr है आपका, लेकिन जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, देखो थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ही नहीं। तो बेसिकली आपको पता है थीटा कांस्टेंट है 30 डिग्री पर, तो साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट होगा। साइन 30 कितना होता है पता होना चाहिए, 1/2, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1/4। तो यहां से माइनस 1/4, माइनस साइन पहले से था, 1/4 आपने और बाहर कर दिया। और उसके अलावा r क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, r की पावर 4/4, लिमिट क्या है 0 से 2। और उसके अलावा आप देखो d फाई, फाई का कोई टर्म नहीं है तो d फाई का कितना हो जाएगा, फाई 0 से 2 पाई। तो यहां से अब अगर आप आंसर के लिए जाओगे
तो -1/4 इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई, देख सकते हो 2 पाई -0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और r की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4। देखो लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, 0 है तो 0 हो जाएगा आंसर। 2 की पावर 4 कितना होगा 16 होगा, 16/4 कितना बचेगा 4, तो यहां से आपका आंसर आएगा 4, तो 4 और 4 कैंसल, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा -2 पाई, जिसको आप -6.28 के आसपास लिख सकते हो। क्लियर है, पाई की वैल्यू आप पुट कर दो या सिंपली -2 पाई पे लीव कर दो। निकाला क्या है आपने, निकाला है करंट, मतलब अगर यूनिट तो यहां मैंने मेंशन नहीं की है, वैसे बाय डिफॉल्ट यू कैन राइट एम्पियर। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये आपकी यहां पर फर्स्ट प्रॉब्लम थी, बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब आप देखो यहां पर a wire carries a constant current of 2 ampere, how many coulombs pass its cross section in 6 seconds, how many electrons। तो ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवा रहा हूं करंट एंड करंट डेंसिटी के ऊपर। जो आज हम प्रॉब्लम करने वाले हैं सारी की सारी प्रॉब्लम बहुत इजी रहने वाली है। तो इस प्रॉब्लम को आप देखो, a wire carries a constant current of 2 ampere, how many coulombs pass its cross section in 6 seconds। cross section means area in 6 सेकेंड। तो यहां पर आप देखो कांस्टेंट करंट गिवन है, मतलब आपको I की वैल्यू गिवन है 2 एम्पियर, इसके अलावा आपको टाइम गिवन है 6 सेकेंड्स। तो अगर आपको I और टाइम दोनों के दोनों गिवन हैं, तो आप बड़े आराम से क्या अचीव कर सकते हो, आप बड़े आराम से निकाल सकते हो हाउ मेनी कुलाम्स। इसका क्या मतलब होता है, हाउ मेनी कुलाम्स मतलब चार्ज, कुलाम किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है ना। तो आप देखो, आपको पता है जो I होता है वो क्या होता है Q अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम होता है, हमें पता है। क्लियर है, dQ/dt हम लिखते हैं ना, तो I क्या होता है आपका चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से आपको चार्ज मिल जाएगा Q इज इक्वल टू IT, मतलब आपको कितना मिलेगा 12 कूलाम। ये पॉइंट समझ में आ गया। जैसे ही आपने यहां पर Q अचीव किया, उसके बाद आपको बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए आपने यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या अचीव किया है, चार्ज अचीव किया है, तो ये आपका चार्ज है। तो आप समझो यहां से आपको एक तरह से ना आप ये समझो कि आपको टोटल चार्ज मिल गया है। तो टोटल चार्ज आपको कितना मिल गया है 12 कूलाम। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये जो टोटल चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। तो आप समझिए, अगर आप ये पता लगा लें कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, ठीक है, लेट सपोज टोटल है आपका 100, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 50 हुए ना, तभी तो 50 × 2 कितना हुआ 100। तो आपने क्या किया, जो टोटल था 100 था और जो एक इलेक्ट्रॉन पे 2 था, दोनों को क्या कर दिया डिवाइड। तो वैसे ही समझो टोटल है 12 और एक इलेक्ट्रॉन पे हम जानते हैं चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहां पर आप क्या कर लोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, n नाम दे देते हैं इसे, तो कितना हो जाएगा 12 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये जो है 10⁻19 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। और यहां पर देखो, अगर इसे मैं 16 कर दूं, तो 16 करने के बाद आप ऊपर नीचे का 10 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये हो जाएगा 120/16। ठीक है, तो यहां से अब आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, दैट्स व्हाई मैंने ऐसा किया था, और कोई रीजन था नहीं। तो अगर आप यहां पर कैंसिल कर दो तो आपका ये 8 से चला जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, और ये कितनी बार चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा 15 टाइम्स। तो ये आपको मिल जाएगा 7.5 × 10⁻19। ये होंगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, तो आप समझ सकते हैं ये जो सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग 7.5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पर। क्लियर हो गया। तो बहुत इजी प्रॉब्लम थी अगेन। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, आप देखो आपको मेंशन है अ होलो सिलेंडर ऑफ लेंथ 2 मीटर हैज इट्स क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर। फिगर आपको मेंशन है। इफ द सिलेंडर इज मेड ऑफ कार्बन, कंडक्टिविटी आपको मेंशन है 3 × 10⁻4 सीमेन पर मीटर, डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ सिलेंडर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड्स, आप समझते हो ना, एंड्स ऑफ सिलेंडर। टेक A = 3 सेंटीमीटर एंड B = 5 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी प्रॉब्लम ये भी आपके लिए रहने वाली है। अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमने बेसिक पढ़ा है ना मटेरियल साइंस का, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मटेरियल साइंस वाले कंसेप्ट का जो हमने बेसिक स्टडी किया है, बस उसी बेसिक्स पे कुछ प्रॉब्लम यहां पर मैं डिस्कस करवा रहा हूं, और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर आप अंडरस्टैंड करो, आप देखो
अ होलो सिलेंडर ऑफ लेंथ 2 मीटर, तो आपको सिलेंडर की लेंथ गिवन है। फिर आपको क्या मेंशन है, कंडक्टिविटी आपको मेंशन है, रेजिस्टेंस आपको निकालना है बिटवीन द एंड्स ऑफ सिलेंडर। देखो दो सिलेंडर है ना, बस उनकी यहां पर रेडियस आपको मेंशन है, ए और बी। सिलेंडर अब पढ़ चुके हैं ना, तो दो सिलेंडर हैं आपके, बस आपको एक ओवरव्यू दिया हुआ है, ए और बी, जो रेडियस है सिर्फ आपको वो मेंशन है, ठीक है। तो एंड्स ऑफ सिलेंडर, इनके बीच का आपको रेजिस्टेंस अचीव करना है, ए और बी की आपको वैल्यू भी मेंशन है। यहां से आप समझो, जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, बेसिकली हम लोग एक कंसेप्ट स्टडी करते हैं रेजिस्टिविटी, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। बेसिकली रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA/L। तो आप जो यहां पर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखते हो, रो इज इक्वल टू RA/L, वेयर A इज क्रॉस सेक्शन, आप S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से आपका जो R का वैल्यू आता है वो कितना आता है, रो L/A, वेयर L अगेन आप देख सकते हो लेंथ जो आपको मेंशन है। मैंने ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए भी हुए बहुत डिटेल में ना, जब मैंने आपको कंडक्टर्स वाला कंसेप्ट स्टडी करवाया था तब काफी डिटेल में मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है, आप जाकर थ्योरी में देख भी सकते हो। तो L आपको पता है, रेजिस्टिविटी आपको नहीं पता है, क्रॉस सेक्शन क्या आपको पता है, डायरेक्ट तो मेंशन नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं, आपको फिगर गिवन है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप समझो, अगर आप सबसे पहले रेजिस्टिविटी के लिए जाओ तो रेजिस्टिविटी आप इस तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको कंडक्टिविटी गिवन है, आपको जो मटेरियल है वो गिवन है, कार्बन है, कार्बन की कंडक्टिविटी गिवन है, और रेजिस्टिविटी आपको मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, 1/3 × 10⁴, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी क्या होती है, 1 कंडक्टिविटी। तो यहां से अब आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है, ए पे फोकस करना है। आप देखो बिटवीन द एंड्स निकालना है, आपको होलो सिलेंडर गिवन है। तो यहां से अगर आप एरिया की बात करते हो, देखो यहां से अगर आप देखो ना, तो एक तरह से आपको सर्कल्स गिवन है और बिटवीन द एंड्स आपको अचीव करना है। तो आपको यहां पर जो एरिया चाहिए उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप समझो, फॉर्मूला हो जाएगा पाई बी का स्क्वायर माइनस पाई ए का स्क्वायर, ठीक है। आप देख सकते हो ए आपकी रेडियस है। बेसिकली आप सिर्फ सर्कल का याद करो, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई बी का स्क्वायर माइनस पाई ए का स्क्वायर, क्योंकि बिटवीन द एंड्स आपको अचीव करना है, ठीक है, होलो सिलेंडर गिवन है। तो यहां से अब अगर आप समझोगे एरिया की वैल्यू, तो पाई कॉमन, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पर आपको एक और बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि सभी की सभी यूनिट्स आपकी, बाकी यूनिट्स आपकी मीटर में है, ठीक है। तो या तो आप इन्हें मीटर में चेंज कर दो, या तो बाकियों को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, यूनिट आपकी सेम रहनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट। तो मैं यहां पर बाकियों को सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूं, इनको मैं सेंटीमीटर में ही रहने देता हूं। तो आप देखो, अगर आप 3 × 10⁴ लिखते हो, ठीक है, सीमेन पर मीटर है, ध्यान रखना मीटर नीचे है, ठीक है। तो मीटर अगर नीचे है, तो अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ऊपर नहीं है ना मीटर, यूनिट में नीचे है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर आप मेंशन करोगे, जब आप बात करते हो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 × 10⁴/100 सीमेन पर सेंटीमीटर। तो यहां से जब आप कैंसिल करोगे तो ये 10⁻² बचेगा, बेसिकली ये बच जाएगा आपका 300, तो 1/300, ठीक है। तो अगर आप यहां पर फॉर्मूला लिखते हो रेजिस्टिविटी का, तो आप क्या मेंशन कर दोगे, 1/300। क्या मेंशन करोगे आप यहां पर, आप मेंशन करोगे यूनिट कितनी होती है, ओम पर सेंटीमीटर। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया अच्छे से। बेसिकली ओम सेंटीमीटर होती है आपकी यूनिट, ठीक है। तो ओम सेंटीमीटर ये आप यहां पर मेंशन कर दोगे, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी की वैल्यू। पॉइंट क्लियर है। यहां पर जो मैंने मेंशन किया था जिसकी यूनिट क्या थी, ओम मीटर थी, यहां पर जो मैंने मेंशन किया उसकी यूनिट क्या है आपकी, ओम सेंटीमीटर है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो यहां पर मैंने रो मेंशन कर दिया, और इसके अलावा जो एल है, एल को हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2 मीटर की जगह 200 सेंटीमीटर। क्लियर। सो यहां पर आप देखो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और ए स्क्वायर 9। तो 25 में से जब आप 9 माइनस करोगे कितना आंसर आएगा, 16। तो यहां पर आप मेंशन कर दो 16। तो ये आपका एरिया आ गया 16 पाई,
अब आप सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो की वैल्यू है 1/300, एल की वैल्यू कितनी है आपकी 200, मैंने आपको बताया सेंटीमीटर में मेंशन कर रहा हूं मैं, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 16 पाई, तो ये कैंसिल हो गया आपका, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/16 पाई इंटू कितना आ जाएगा आपका 2/3 ओम। तो बेसिकली जो आपका आर का आंसर हो जाएगा, यहां पर अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आपका हो जाएगा 8, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/24 पाई ओम। तो बेसिकली आप पाई की वैल्यू पुट कर लो और अपना आंसर लिख लो। बेसिकली आप चाहो तो मिली ओम में आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि काफी छोटी वैल्यू आपको आंसर में मिलेगी। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये आपकी थी प्रॉब्लम नंबर 3। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम मैं आपको करवाने वाला हूं जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपके लिए, मैंने ना यहां पर एक बड़ी सी प्रॉब्लम को बिल्कुल शॉर्ट में मेंशन किया आपके लिए। उस प्रॉब्लम में आपको रो वी भी कैलकुलेट करना था, लेकिन मैंने रो वी यहां पर आपके लिए मेंशन कर दिया है। यहां पर मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करवाना है, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, इफ द चार्ज ट्रेवल्स एट 10⁴ y मीटर पर सेकंड, बेसिकली क्या गिवन है, मीटर पर सेकंड देखिए आप समझ सकते हो कि आपको वेलोसिटी गिवन है। डिटरमाइन द करंट क्रॉसिंग द सरफेस 0 to x, z to 0.5, दैट मींस x भी 0 से 0.5 वेरी हो रहा है और z भी 0 से 0.5 आपका वेरी हो रहा है। y इक्वल टू 1, y कांस्टेंट है, तो कंसीडर रो वी जैसा मैंने आपको बताया किसी और प्रॉब्लम का पार्ट था, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया आपके लिए। तो यहां पे आप समझो, आपको यहां पर ये पॉइंट मुझे अंडरस्टैंड करवाना है कि आपको निकालना तो करंट है, करंट निकालना है, तो कहीं ना कहीं आप ये थिंक कर सकते हो। देखो आपको ना डीएस निकालने के लिए सब कुछ मेंशन है, जैसे आज के लेक्चर में आपने फर्स्ट प्रॉब्लम की थी। आप देखो यहां पर x और z दोनों वेरिएबल हैं, y कांस्टेंट है, तो ds की जो वैल्यू होगी आपकी, उसके लिए देखो आपको यहां पर सिचुएशन है dx dz ay। मैंने क्या बताया था, जो कांस्टेंट होता है वही डायरेक्शन होता है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सामने कुछ भी नहीं आता, वही आता है। तो dx dz जो वेरिएबल थे, तो ds के लिए आपको सारी सिचुएशन मेंशन है, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड चलना चाहिए, जब ds आपको गिवन है तो कहीं ना कहीं करंट के लिए आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जो आपने फर्स्ट प्रॉब्लम में भी किया था। क्लियर है पॉइंट, j.ds वाला। तो जब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि यहां पर अननोन क्या है, j। अगर आप j अचीव कर लो, ds तो पता है i निकल जाएगा। तो j कैसे अचीव करें ये समझो। देखो आपको वेलोसिटी गिवन है, चार्ज जिससे ट्रेवल कर रहा है, और रो वी गिवन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हमने पढ़ रखा है ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट। तो ये दोनों गिवन है आपको, तो यहां से कैसे हम J निकाल सकते हैं। तो बेसिकली J होता क्या है, J आपका होता है रो वी इंटू वी, जहां पर रो वी का जो V है वो वॉल्यूम को शो कर रहा है ना, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, जबकि ये V क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी। ठीक है, आप चाहो तो स्मॉल v कर दो। तो यहां पर देखो, अगर मैं यूनिट वाइज भी आपको शो कर दूं, एक बार पहले समझ लेते हैं। एक बार देखो, रो वी क्या होता है आपका, कूलम पर मीटर क्यूब होता है, इसकी यूनिट हमें पता है अच्छे से। और जो वेलोसिटी होता है उसका क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड। तो देखो एक एक मीटर कैंसिल होगा, तो यूनिट क्या आएगी आपकी, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर सेकेंड। और कूलम मतलब क्या, चार्ज, क्यू, सेकेंड मतलब टाइम, तो क्यू अपॉन टाइम क्या होता है, करंट। तो करंट मतलब एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है आपकी, करंट डेंसिटी की। ठीक है, आई अपॉन ए। तो आप समझो इस बात को, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको फॉर्मूला ना भी डायरेक्टली पता हो, तो यूनिट के साथ अगर आपको खेलना आता है ना, तो आप एग्जाम में फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हो। क्लियर? सो यहां पे रो वी इंटू वी करना है हमें, जिससे हमें J मिलेगा। तो देखो J की वैल्यू कितनी आएगी, रो वी आपको मेंशन है, तो -16 x y² z एप्सिलॉन नॉट a y। क्यों? और साथ में 10⁴ भी आएगा, इसको भी मेंशन कर दो। देखो क्यों ऐसा मैंने लिखा a y, क्योंकि आप रो वी इंटू वेलोसिटी कर रहे हो ना, y यहां पर एक एक्स्ट्रा था, तो ये y² हो गया। ठीक है, तो यहां से अब आपका टारगेट क्या अचीव करने का है, i। यहां पे आप देखो ds में भी आपका a y आया था, ये आपने लिखा था ना y इक्वल टू 1 देख के, और यहां पर भी देखो a y है, तो a y डॉट a y कितना होगा, 1 j डॉट ds। ठीक है, तो यहां पर डबल इंटीग्रेशन होगा क्योंकि ds है, ds की वैल्यू क्या लिखोगे, dx dz, a y डॉट a y 1 हो गया, -16 इंटू 10⁴, ये आउटसाइड हो जाएगा, x y² z, इवन एप्सिलॉन नॉट को भी बाहर कर दो, कांस्टेंट ही है आपका, तो -16 इंटू 10⁴ इंटू एप्सिलॉन नॉट,
ये सारी चीजें हमने आउटसाइड कर दी। फिर आप देखो y जो है वो 1 पे कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर 1 हो जाएगा, मीनिंग खत्म हो गई उसकी। x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर बाई 2, z का z के रेस्पेक्ट में z स्क्वायर बाई 2, दोनों की लिमिट देखो सेम है, 0 से 0.5, 0 से 0.5। तो यहां से जब आपको अब निकालना है i की वैल्यू, तो आप सिंपली बस इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूं। तो -16 इंटू 10 की पावर 4, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 8.854 इंटू 10 की पावर -12, हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है, तो यहां पर आप मेंशन कर दो। इसके बाद आप देखो डिवाइड बाय 2, इसको आप सीधा सीधा डिवाइड बाय 4 कर दो आउटसाइड, तो एक्स स्क्वायर, तो देखो दोनों में लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, 0 है, तो अपर लिमिट जब पुट करोगे तो कितना होगा, 0.5 का स्क्वायर 0.25, और यहां पर भी 0.5 का स्क्वायर 0.25, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 0.25 का स्क्वायर, 2 बार आ गया ना। तो यहां से अब आप देख लो, ये आपका गया, कितना बचेगा 4, और यहां पर आप देखो 0.25 मतलब 1/4 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 का स्क्वायर मतलब 1/16, तो 1/16 जब आप यहां से 4 से कैंसिल करोगे, ये 1/16 है और ये 4 है, तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, -10 की पावर -12 और 4, तो 10 की पावर -8 डिवाइड बाय 4 इंटू 8.854। ठीक है, तो ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, यूनिट आप मेंशन कर दोगे एम्पियर। क्लियर है, तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट समझ में आया? तो ये आज के लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन मटेरियल साइंस वाले कंसेप्ट के ऊपर। कुछ और प्रॉब्लम मैं डिस्कस करवाऊंगा इसी कंसेप्ट के ऊपर, तो आगे 1 या 2 लेक्चर हम और लेंगे इन प्रॉब्लम्स के लिए। प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे हैं, ध्यान रखना, मैंने आपको टॉपिक के साथ साथ भी प्रॉब्लम करवाई हुई है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की प्रॉब्लम्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।